वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे कंपनी अकाउंट्स में, हमारा टॉपिक बैंकिंग कंपनी। तो बैंकिंग कंपनी में हमने लास्ट क्लास में देखा था कि साहब अगर आपका कोई बैंक डिस्काउंटिंग, जो आपने बिल्स डिस्काउंटिंग किए हैं, तो वो बिल डिस्काउंटिंग का अगर कोई टाइम पीरियड अगले साल से रिलेट करता है तो डिस्काउंट का वो पोर्शन उस अगले साल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्लियर? अब बेटा तीसरी चीज, सबसे पहले हमने कहा कि बैंक की इनकम कहां से स्टार्ट होती है। बैंक की सबसे मेन इनकम आती है साहब इंटरेस्ट की इनकम, जो उसे लोन देने पे मिलती है। दूसरी हमने उसे कहा कि डिस्काउंट की इनकम, जो उसे बिल डिस्काउंट करने से मिलती है। बैंक के लिए तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट इनकम, तीसरा इनकम का सोर्स बैंक के लिए तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इनकम का सोर्स कौन सा है? कोई बता सकता है? एनीवन? बैंक के लिए तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इनकम का सोर्स कौन सा है? कोई भी बता सकता है? सोचिए। थोड़ा सा जोर डालिए दिमाग पे। बैंक क्या क्या करता है? बैंक लोन देता है, इंटरेस्ट लेता है, बैंक बिल डिस्काउंट करता है, डिस्काउंट चार्जेस लेता है। ध्यान दीजिए। चलिए मैं बताता हूं। बेटा आपने सुना है बैंक अगर आपको कई बार किसी से उधार माल खरीदना है तो बैंक आपको गारंटी भी देता है, लेटर ऑफ क्रेडिट या गारंटी दे देता है बैंक कि साहब अगर आपको एक लेटर ऑफ गारंटी बना के दे देता है कि इस आदमी को आप उधार माल दे दीजिए। अगर आप उधार माल दे देंगे तो अगर ये आपको पैसा नहीं देते तो पैसा बैंक दे देगी। ऐसा होता है ना कि बैंक की गारंटी है साहब, बैंक गारंटी। सुना है आपने बैंक गारंटी? तो जब बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जब बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये बेसिकली कहाँ काम आता है? जहां पे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एग्रीमेंट बने हुए कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वहां पे बैंक गारंटी दे देता है कि साहब आपको लोन लेने की जरूरत नहीं है, आप हमसे गारंटी ले लो। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा ये पर्सन आपको पैसा दे देगा। अगर पैसा नहीं देता है तो जैसे हम गारंटी है, हम आपको पैसा दे देंगे। ठीक है? अब इस गारंटी को देने के लिए, गारंटी को देने के लिए बैंक आपसे कुछ चार्ज लेता है। क्या वो चार्ज बैंक की इनकम है? क्योंकि ये भी एक तरह से बैंक का बिजनेस है, बैंकिंग एक्टिविटी है। तो अगर ये बैंकिंग एक्टिविटी है तो इसके लिए जो चार्ज लिया जाता है वो चार्ज भी बैंक की क्या है? इनकम। लेकिन एक प्रॉब्लम है बेटा, जब भी आप किसी को गारंटी देते हो, जब भी आप किसी को गारंटी देते हो तो गारंटी देने से क्या आपके पास कोई ऑब्लिगेशन आता है या आपकी कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है क्या? अगर आप किसी के बिहाफ पे किसी दूसरे पर्सन को गारंटी देते हो तो क्या उस गारंटी के केस में आप पे कोई लाइबिलिटी आती है? कौन सी लाइबिलिटी आती है? कौन सी लाइबिलिटी आती है? बताएंगे?
भाई मैंने कहा कि एक मिस्टर एक्स है, समझो बात को समझो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। एक है मिस्टर एक्स, ये है एसबीआई बैंक, और ये है मिस्टर वाई। तो एसबीआई बैंक ने मिस्टर वाई को एक गारंटी दी है ऑन बिहाफ ऑफ। एसबीआई बैंक ने मिस्टर एक्स के बिहाफ पे मिस्टर वाई को गारंटी दी है कि अगर मिस्टर एक्स पेमेंट नहीं करेगा तो हम पेमेंट कर देंगे। अब ये मिस्टर वाई के लिए तो क्या है, असेट है साहब, क्योंकि उसे पैसा मिलने वाला है। मिस्टर एक्स के लिए लायबिलिटी है, क्योंकि उसे पैसा देना है। तो ये एसबीआई बैंक के लिए क्या है, भाई आपने कहा मिस्टर एक्स को पैसा देना है, तो मिस्टर एक्स के लिए लायबिलिटी है। मिस्टर वाई को पैसा मिलने वाला है, तो मिस्टर वाई के लिए एसेट है। गारंटी दे रखी है एसबीआई बैंक ने, तो एसबीआई बैंक के लिए ये ट्रांजैक्शन क्या है, कोई भी। हाँ जी, चलिए एक बात बताइए, क्या एसबीआई बैंक को पैसा देना पड़ सकता है क्या? क्या एसबीआई बैंक को पैसा देना पड़ सकता है? कनिका, वेरी गुड, कंटिजेंट लायबिलिटी। एसबीआई बैंक को पैसा देना पड़ सकता है, बिल्कुल पड़ सकता है। अगर उसको पैसा देना पड़ेगा तो उसके लिए लायबिलिटी है, लेकिन आज के दिन उसे ये पता नहीं है एसबीआई बैंक को कि उसे पैसा देना पड़ेगा या पैसा देना नहीं पड़ेगा। हो सकता है उसे पैसा देना पड़े, हो सकता है उसे पैसा देना ना पड़े। तो एसबीआई बैंक के लिए ये क्या हो जाएगा, एसबीआई बैंक के लिए ये हो जाएगा कंटिजेंट लायबिलिटी। एसबीआई बैंक के लिए ये क्या हो जाता है, एसबीआई बैंक के लिए ये कंटिजेंट लायबिलिटी हो जाता है। अब एक बात बताइए, क्या कंटिजेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट में दिखाया जाता है? नहीं दिखाया जाता। लेकिन क्या कंटिजेंट लायबिलिटी के अमाउंट्स को नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाया जाता है? मतलब आपको उसका अमाउंट पता होना चाहिए कि आपकी कंटिजेंट लायबिलिटी कितने रुपए की है, बिल्कुल पता होना चाहिए। आपको ये बात आपके नोट्स में हमेशा दिखानी पड़ती है कि आपकी कंटिजेंट लायबिलिटी कितने रुपए की है। तो इसके लिए बैंकिंग कंपनी में ये अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है। उस अकाउंट को कहते हैं, ध्यान से देखिए, एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट, एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन। एक्सेप्टेंस, एंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन। तो बोले this account this account is prepared for the
calculation of this account is prepared for the calculation of amount of guarantee given or balance of guarantee on the year end। ये लीजिए सर। तो ये कहता है साहब, ये अकाउंट बनाया जाता है। अकाउंट का नाम क्या है? एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट। एक्सेप्टेंस, इंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट। ठीक है साहब। एक्सेप्टेंस का मतलब, एक्सेप्टेंस का मतलब जैसे बैंक ने कोई बिल एक्सेप्ट करने की गारंटी दे दी, अब वो क्या है साहब? वो कंटिजेंट लायबिलिटी है कि साहब वो पैसा नहीं देता है तो पैसा हम दे देंगे। तो हर केस में ऐसा ही होता है। देन अब हमें इस अकाउंट का फॉर्मेट समझना है कि इस अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है। बेटा एक बात बताओ, लायबिलिटी और कंटिजेंट लायबिलिटी में क्या फर्क होता है? लायबिलिटी और कंटिजेंट लायबिलिटी में क्या फर्क होता है? लायबिलिटी का मतलब पैसा देना है, और कंटिजेंट लायबिलिटी का मतलब पैसा देना भी पड़ सकता है, ना भी देना पड़े। तो भाई जो पैसा है, जो कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन तो सेम ही तरीके से होनी है। भाई मैं कहता हूं मुझे राम को इतने इतने पैसे देने हैं, ये ट्रांजेक्शन है, राम को ये ट्रांजेक्शन के पैसे देने पड़ सकते हैं। तो एक बात बताओ भाई, उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का तरीका तो वही होगा जो लायबिलिटी का होगा। यस सर। तो चलिए, अकाउंट का बेसिक, जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो हमेशा लायबिलिटी की तरह ही रहेगा। बेसिक कॉन्सेप्ट लायबिलिटी की तरह ही रहेगा, केवल वर्ड्स चेंज हो जाएंगे, केवल वर्डिंग्स चेंज हो जाएगी। ध्यान से समझ। अच्छा एक बात और बताओ, ये कंटिजेंट लायबिलिटी का जो अकाउंट बनाया जाता है, ये केवल किस लिए बनाया जा रहा है? ये अकाउंट केवल कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट के लिए बनाया जा रहा है। तो क्या इसमें होने वाली एंट्री का हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में किसी दूसरी जगह कोई इफेक्ट जाएगा क्या? नहीं जाएगा। चलिए ये नोट कर लिया। यस सर। चलिए सबसे पहले एक बात बताइए, लायबिलिटी का बैलेंस कौन सा होता है, डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। क्रेडिट। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, that is opening
सॉरी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ गारंटी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ गारंटी। ठीक है सर। उसके बाद जब आप नई गारंटी देते हैं, नई गारंटी देते हैं, तो डेबिट में लिखा जाएगा या क्रेडिट में लिखा जाएगा? और गारंटी आपने दे दी, इतना तो ओपनिंग बैलेंस था, और गारंटी आपने दे दी। जैसे आप क्रेडिटर्स का अकाउंट बनाते हो, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस होता है, फिर आप और परचेज करते हो, और परचेज करते हो तो डेबिट में लिखी जाती है, क्रेडिट में? भाई मैंने किसी को पैसे देने हैं, अब मैं और परचेज करता हूं, मतलब मेरी लायबिलिटी और बढ़ती है, तो इसी तरह से मैं किसी को और गारंटी देता हूं, मैं और गारंटियां इश्यू करता हूं, तो मेरी डेबिट में लिखे या क्रेडिट में लिखे? हाँ जी, जवाब दें। नई गारंटी इश्यू करेंगे तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो देखना ध्यान से क्या लिखते हैं, यहां लिखते हैं बाय कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, लायबिलिटी, बाय कॉन्स्टिट्यूएंट्स लायबिलिटी फॉर acceptance and endorsement, by constituents liability for acceptance and endorsement, ब्रैकेट में लिख ले, when new guarantee given, जब नई गारंटी दी जाती है। ओके, अच्छा सर ये आपने ऐसे क्यों लिखा, आपने ऐसे क्यों नहीं लिख दिया बाय लायबिलिटी फॉर गारंटी? नहीं बेटा, लायबिलिटी मेरी नहीं है, लायबिलिटी मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स की है। कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब जिन लोगों के बिहाफ पे मैंने गारंटी दे रखी है, तो लायबिलिटी मेरी नहीं है, लायबिलिटी उन लोगों की है। तो हमने कहा बाय कॉन्स्टिट्यूएंट्स लायबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूएंट्स मतलब जिन लोगों के बिहाफ पे मैंने गारंटी दे रखी है, तो हमने कहा बाय कॉन्स्टिट्यूएंट्स लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट। डन, क्लियर है? हाँ जी, ये दोनों अमाउंट क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब एक बात बताओ, मान लो जिस कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बिहाफ पे मैंने गारंटी दे रखी है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपना पेमेंट कर देते हैं, अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स अपना पेमेंट कर देता है, तो क्या मेरी लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी? क्या मेरी गारंटी भी खत्म हो जाएगी और मेरी गारंटी कंटिजेंट लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी? बिल्कुल। अगर उसने अपना पेमेंट कर दिया तो मेरी गारंटी भी खत्म, मेरी लायबिलिटी भी खत्म। चलिए साहब, तो लिख देते हैं 2। क्या लिखना है? लिखने की जगह हर जगह ये सेम ही चीज लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरा तो काम ही नहीं था। तो हमने कहा 2, जो अकाउंट आपने डेबिट किया है उस अकाउंट को आप क्रेडिट कर दीजिए। 2 कॉन्स्टिट्यूएंट्स लायबिलिटी फॉर acceptance and endorsement, acceptance and
एंडोर्समेंट। चलिए साहब क्या लिखेंगे यहां पे, ऑनर्ड बाय कस्टमर, मेरे कस्टमर ने, या ऐसा भी लिख सकते हैं ऑनर्ड लिख दो चाहे पेड लिख दो, दोनों एक ही मतलब होता है, ऑनर्ड बाय कस्टमर और पेड बाय कस्टमर। ठीक है साहब, कस्टमर ने पेमेंट कर दिया, कस्टमर ने पेमेंट कर दिया मतलब मेरी लायबिलिटी ऑटोमेटिकली खत्म। अब कई बार ऐसा हो जाता है कि कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया तो पेमेंट आपने किया होगा, तो हमने कहा टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट, यहां पे लिख देंगे ऑनर्ड बाय बैंक। तो या तो पेमेंट किसने कर दिया होगा, या तो पेमेंट कर दिया होगा कस्टमर ने तो भी हमारी लायबिलिटी खत्म, अगर पेमेंट किया है हमने तो भी हमारी लायबिलिटी खत्म, दोनों ही केस में हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। अच्छा साहब अब ध्यान से देखना, इतना ओपनिंग बैलेंस था, इतनी नई गारंटी इश्यू की गई, उन गारंटी में से इतना कस्टमर ने पेमेंट कर दिया, इतना आपने पेमेंट कर दिया। अब जो बचेगा, जो गारंटी अभी भी सेटिस्फाई नहीं हुई है, उनको क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ गारंटी, ये लो सर, डन। किसी को पूरे अकाउंट में कोई दिक्कत है, भाई गारंटी का ओपनिंग बैलेंस, जितनी गारंटी इश्यू की गई यहां पे लिख देंगे, कस्टमर ने पेमेंट किया तो यहाँ पे, आपने पेमेंट किया तो यहाँ पे, और बाकी बच जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर है, डन। चलिए साहब एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या कहता है, ध्यान से देखिए बेटा। इनकम का तो अलग अकाउंट, इनकम के लिए तो वो चार्ज करता है ना, इनकम के लिए तो उसने जिस दिन गारंटी दी होगी उस दिन आपसे कमीशन चार्ज किया होगा, तो उसने एंट्री की होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, जो कमीशन लिया होगा, या कस्टमर से चार्ज कर लिया होगा कस्टमर अकाउंट डेबिट टू कमीशन, और फिर उस कमीशन को अपने पीएनएल अकाउंट में लिख दिया होगा। एक्चुअली हम अभी इनकम का अमाउंट कैलकुलेट नहीं कर रहे थे, हम गारंटी का अमाउंट कैलकुलेट कर रहे थे, इसलिए इनकम तो सीधी सीधी मिल जाती है क्योंकि इसमें पैसा पहले लिया जाता है, जब भी गारंटी दी जाती है उसी टाइम आपसे वो अमाउंट चार्ज कर लिया जाता है। जैसे आप बैंक में डीडी बनवाने जाते हो तो डीडी बनवाने का पैसा आपसे पहले ही ले लिया जाता है, अब आप उस डीडी का पेमेंट करो नहीं करो उससे फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो वो इनकम तो बैंक की ऑटोमेटिकली हो ही जाती है। क्लियर, कनिका कोई कंफ्यूजन है? नो सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है साहब, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स प्रिपेयर एंडोर्समेंट, अदर ऑब्लिगेशन, acceptance, endorsement and other obligation account as would appear in the general ledger। ठीक है साहब, on 1st April 2012, on 1st April 2012, acceptance not yet satisfied, on 1st April 2012, acceptance not yet satisfied
स्टूड एट ₹33,45,000 कितने पे लिखी हुई है? साल के पहले दिन जो एक्सेप्टेंस अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुई थी, कितने रुपए की थी? वो एक्सेप्टेंस थी साहब 33,45,000 की। ओपनिंग बैलेंस कितना था? ओपनिंग बैलेंस था 33,45,000। फिर ध्यान से देखिए, आउट ऑफ विच 30 लाख वर सब्सिक्वेंटली पेड बाय क्लाइंट। 30 लाख रुपीज किसने पे कर दिए? 30 लाख रुपीज क्लाइंट ने पे कर दिए, ठीक है। एंड सब्सिक्वेंटली बैंक हैड ऑनर द रेस्ट, और बाकी का पैसा बैंक ने पेमेंट कर दिया। फिर देखिए साहब, ए स्क्रूटनी ऑफ एक्सेप्टेंस रजिस्टर। एक्सेप्टेंस रजिस्टर की एक स्क्रूटनी की हमने। क्या देखा? मेरे क्लाइंट है PQRST और X। इन लोगों की एक्सेप्टेंस और गारंटी थी। 15 लाख रुपए बैंक ने पेमेंट किया, 18 लाख रुपए पार्टी ने पेमेंट कर दिया, 7,50,000 पार्टी ने फेल टू पे, बैंक ने पेमेंट किया है। 12 लाख रुपीज नॉट सेटिस्फाइड अभी तक, 7,50,000 नॉट सेटिस्फाइड, 4,05,000 नॉट येट सेटिस्फाइड। चलिए सर, तो ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आपने गारंटी का यहां पे ओपनिंग बैलेंस में कोई दिक्कत है? ओपनिंग बैलेंस में नहीं है। चलिए, ओपनिंग बैलेंस के बाद, ओपनिंग बैलेंस के बाद अकाउंट का ये एक नाम बड़ा होने से साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये आपको बार बार लिखना पड़ता है जितनी बार आपने पेमेंट किया है। ये मेरा बैलेंस था 1/4 को। फिर इन्होंने कहा कि साहब सबसे पहले 1/4/12 को ऑनर्ड बाय कस्टमर, कस्टमर ने कितने का पेमेंट कर दिया? कस्टमर ने 30 लाख का पेमेंट कर दिया। फिर इसी दिन 1/4/12 को जो बचा हुआ बैलेंस था 33,45,000 थे, उसमें से 30 लाख का पेमेंट तो कस्टमर ने कर दिया, बचा हुआ 3,45,000 का पेमेंट बैंक ने कर दिया। क्लियर? ऑनर्ड बाय बैंक। तो ये मेरा ओपनिंग बैलेंस का पेमेंट हो। ओपनिंग बैलेंस के बाद ये कहता है साहब आपने पूरे साल में कितने रुपए की गारंटी इश्यू की है? तो हम कहते हैं साहब 2012-13 पूरे साल में, एक साथ लिख दे कोई जरूरी नहीं है। बाय, अच्छा लिख रखा है हमने 2012-13 पूरे साल में। अब ये गारंटी जिस जिसके भी आप पे दिए उसका नाम लिख दीजिए। किस किस के भी आप पे दिए? PQR, PQRST और X। कितने रुपए की है साहब? 15 लाख, 18 लाख, 7,50,000, 12 लाख, 7,50,000 और 4,05,000। टोटल गारंटी का अमाउंट हो गया 64,05,000। टोटल गारंटी का अमाउंट हो गया 64,05,000। डन। ये गारंटियां हमने पूरे साल में और दी। अब इन गारंटी में से 15 लाख वाली गारंटी का पेमेंट किया है बैंक ने। कब किया है? 10 जून
2012 सेम चीज लिखनी है। टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स गारंटी, सॉरी टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स लाइबिलिटी फॉर, सेम लिखने के बाद ब्रैकेट में क्या लिखेंगे आप, ब्रैकेट में लिखेंगे ऑनर्ड बाय बैंक। हर ब्रैकेट में आपको ये लिखना है, ठीक है ना, सेम चीज। ये मैंने दोबारा पूरा नहीं लिखा है, आप इसे पूरा लिखेंगे। टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट। कौन से रुपए वाला बिल था ये, 15 लाख वाला। 15 लाख वाले बिल का पेमेंट हो गया। 15 लाख के बाद 30 सितंबर पार्टी ने पेमेंट कर दिया। 30 सितंबर 2012 वापस से वही टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स ब्रैकेट में पेड बाय पार्टी, 18 लाख। फिर ये कह रहा है साहब 7,50,000 का 30 नवंबर को टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स, यहां आ जाएगा पेड बाय बैंक। कितना अमाउंट है, 7,50,000। इसके बाद जो गारंटी बची हुई है उन गारंटी का पेमेंट नहीं हुआ है। उन गारंटी वो अभी तक सेटिस्फाई नहीं की गई है, ना तो कस्टमर ने की है ना आपने की है। तो कितना क्लोजिंग बैलेंस है, तो यहां लिख दिया जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। 12 लाख प्लस 7,50,000 19,50,000, 4 लाख 23,50,000 23,55,000। ये लीजिए सर, इस तरह से ये अकाउंट बन जाता है। बस केवल इतना सा ही काम है। एक बार आपको देखना है, अगर ये अकाउंट आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको एक मान लीजिए ये बोनस के नंबर जैसे दिए जा रहे हैं, केवल आपको ये एक वर्ड समझना है, याद करना है, टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट। ओपनिंग बैलेंस जो जो इश्यू करे यहाँ लिख दो, पेमेंट करते जाए यहाँ पे लिख दो, क्लोजिंग बैलेंस लिख दो। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 5 नंबर का पूछा जाता है। अगर 5 से 6 नंबर का पूछा है और आपको पूछ लिया तो साहब 6 नंबर आपके हाथ में। डन। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं। केवल क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ रहे हैं हम, करेंगे उसको कल। केवल आज पढ़ के छोड़ेंगे कि क्या क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कहता है कि साहब फ्रॉम द फॉलोइंग आर द फिगर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ वाई लिमिटेड। वाई लिमिटेड की बुक से हमें ये डेटा मिला है। ये कहता है इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने रुपए का इंटरेस्ट और डिस्काउंट मिला है, 23,30,000 का। अच्छा, बैंक की सबसे मेन इनकम हो गई इंटरेस्ट और डिस्काउंट। इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स, ये बैंक का सबसे बड़ा खर्चा होता है। इंटरेस्ट मिलना अगर बैंक की इनकम है तो इंटरेस्ट देना बैंक का सबसे बड़ा खर्चा है। बैंक करता क्या है, किसी से पैसा डिपॉजिट कराता है और किसी को वो पैसा लोन पे दे देता है। तो उसने इंटरेस्ट दिया कितना है, 12,02,000। इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल है 5 लाख। रिजर्व अंडर सेक्शन 17 है 3,50,000। अब देखो आ गया ना, कमीशन एक्सचेंज और ब्रोकरेज से उसे मिले 90,000 रुपीज। रेंट रिसीव हुआ है 30,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ है 95,000। सैलरी और अलाउंस दिए हैं 1,05,000। डायरेक्टर फीस दी है 12,000। रेंट और टैक्सेस दिए हैं 54,000। स्टेशनरी 12,000। पोस्टेज टेलीग्राम 25,000। अदर एक्सपेंस 12,000। ऑडिट फीस 4,000। डेप्रिसिएशन ऑन बैंक प्रॉपर्टी 12,500।
प्रोविजन फॉर बेड एंड डाउटफुल डेथ्स 2 लाख रुपीज, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग 7,500, क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है, प्रोविजन 3,50,000 फॉर इनकम टैक्स, डायरेक्टर डिजायर टू डिक्लेयर 10% डिविडेंड। अब ये करने के बाद मैं लास्ट वाली लाइन नहीं पढ़ रहा हूं, तो भी आपको समझ में आ गया होगा कि इस इंफॉर्मेशन से क्या बनाया जा सकता है। आपको सारी इनकम बता रखी है, सारे खर्चे बता रखे हैं, तो अगर सारी इनकम और सारे खर्चे हमें दे रखे हो तो क्या हम उससे P&L अकाउंट बना सकते हैं? अगर सारी इनकम और सारे खर्चे दे रखे हो तो क्या हम उससे P&L अकाउंट बना सकते हैं? यस सर। तो ये P&L अकाउंट बनाने की इंफॉर्मेशन है। बैंक का P&L अकाउंट बहुत ही छोटा सा बनता है, तो कल हम बनाएंगे बैंक का P&L अकाउंट। और इसके अगले क्वेश्चन में बैंक की बैलेंस शीट बनाने का कॉन्सेप्ट दे रखा है, बैंक की बैलेंस शीट। तो हम देखो, वैसे एग्जाम में ये बहुत कम पूछे जाते हैं, P&L तो फिर भी पूछा जाता है, बैलेंस शीट तो पूछी नहीं जाती है, क्योंकि वो केवल एक फॉर्मेट में लिखने वाला काम है, इसलिए वो आपसे नहीं पूछी जाती है। लेकिन फिर भी हम कल एक एक क्वेश्चन P&L का और बैलेंस शीट का भी करेंगे। डन। आज आपकी क्लास में रिया का बर्थडे है, तो वेरी हैप्पी बर्थडे रिया। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन आगे चल के सुखी हो, आपको सारी सफलताएं मिले। चलिए एक चीज और, बेटा एक बात बताएं, आज अपन अपनी कॉस्ट की क्लास इस क्लास के जस्ट बाद में भी ले सकते हैं क्या? कॉस्ट की क्लास सभी लोग जवाब दें, क्या कॉस्ट की क्लास अपन इस क्लास के जस्ट बाद में ले सकते हैं? यस। तो अभी कॉस्ट वाली क्लास है 835, कॉस्ट की क्लास है 835। ओके, चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।